नमस्कार साथियों, मैं मनदीप सिंह एडवांस क्लासेस के ऑनलाइन मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों, भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज में दोस्तों मैं आज आपके सामने नीति निर्देशक तत्वों वाले टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में नीति निर्देशक तत्वों से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, बात करते हैं श्रृंखला का आज के इस सेशन का पहला प्रश्न, और यह रहा पहला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, या नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य अपने राज्य में नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए बिंदुओं के आधार पर नीतियों का निर्माण करे, और नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों लोक कल्याणकारी प्रावधान भी माना गया है। तो दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य माना गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यह अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए नागरिक कहां याचिका लगा सकता है? दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए भारत का कोई भी नागरिक कहां पर याचिका लगा सकता है? किसी के पास भी नहीं, या सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या राष्ट्रपति के पास। बताइए दोस्तों, अगर जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें लागू नहीं किया जाता है तो कोई भी नागरिक नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए कहां याचिका लगाएगा? तो दोस्तों, हमने देखा था कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य प्रावधान नहीं है, अर्थात इनको लागू करने के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है और कोई भी इन्हें लागू करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना सकता। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए कोई भी नागरिक कहीं पर भी याचिका नहीं लगा सकता है, क्योंकि इन्हें कानूनी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो दोस्तों, किसी के पास भी याचिका नहीं लगाई जा सकती, ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, राष्ट्रपति के पास भी हम याचिका नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं लगा सकते, हाई कोर्ट में भी नहीं लगा सकते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कहीं पर भी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार है दोस्तों, वो कहां पर पाया जाता है? तो प्रस्तावना में भी नहीं है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में नहीं है, तो कहां पर पाया जाता है? नीति निर्देशक तत्वों में। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, यहां पर ऑप्शन 4 में 1 व 3 दोनों दिए गए हैं, लेकिन प्रस्तावना में इससे संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दोस्तों भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा हमारे सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सुमेलित करना है हमें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। देखते हैं, करते हैं इन्हें सुमेलित। तो अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है, और अनुच्छेद 41 में कहा गया है दोस्तों काम का अधिकार, काम करने का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 41 में। और अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने राज्यों के लिए, राज्य के नागरिकों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाएगा तथा बेरोजगारी और वृद्धावस्था में उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों, रोजगार करने का अधिकार या काम करने का जो अधिकार है यह दिया गया है अनुच्छेद 41 में। और अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों को समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता की बात कही गई है कि भारत के सभी राज्य अपने राज्य में समान सिविल संहिता के आधार पर कानून बनाने का प्रयास करें या समान सिविल संहिता को लागू करें। दोस्तों, अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य अपने राज्य में कृषि उपज को बढ़ावा दे तथा पशुधन में सुधार करने, या पशु जो धन है इसमें सुधार करने के लिए दोस्तों यहां पर राज्य सरकार से आग्रह किया गया है। कृषि और पशुपालन में, दोनों में दोस्तों विकास, कृषि के क्षेत्र में और पशुओं के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में विकास करने के लिए कुछ योजनाएं बनाने की बात राज्य सरकार से कही गई है या राज्य सरकार से आग्रह किया गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं
यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अ 1 से सुमेलित है, ब 2 से सुमेलित है, स 3 से सुमेलित है और द 4 से सुमेलित है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखते हैं दोस्तों कहां पर ये ऑप्शन है, 1 2 3 4, 2 3 1 4। तो दोस्तों सही आंसर यहां पर कहां से निकल कर आ रहा है? 1 2 3 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान लिए गए हैं, यह किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और दोस्तों साथ ही बात करेंगे हम कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं इनका प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों भाग की बात करें तो हम भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान किए गए हैं और भारतीय संविधान का भाग 4 हमने कहां से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 33 से 46 तक, अनुच्छेद 33 से 48 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक या अनुच्छेद 35 से 50 तक? बताइए दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और इससे पहले हमने पढ़ लिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं और 35 के बाद दोस्तों 36 से 51 तक जो हैं ये दिए गए हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में। कौन से भाग में दोस्तों? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख देखने को मिलता है। बढ़े दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है किसमें? संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में या 9वीं अनुसूची में? बताइए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कहां पर इसका वर्णन किया गया है या अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को भारतीय संविधान के में किस स्थान पर सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है और साथ ही कहा गया है कि भारत का प्रत्येक राज्य भारत की विदेश नीति में सहयोग करेगा और कोई भी राज्य इस प्रकार की नीतियों का निर्माण नहीं करेगा जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को किसी भी प्रकार का भय हो या कोई खतरा उत्पन्न हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? दोस्तों आर्थिक न्याय प्रदान करने का जो संकेत है वो किस अंश में दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में या 1 व 3 दोनों में? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लेवल वाला क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा अंश है जिसमें भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय, कौन सा न्याय दोस्तों? आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो दोस्तों हमने प्रस्तावना में भी देखा था कि हम भारत के लोग भारत को वहां पर भी 3 प्रकार का न्याय प्रदान किया गया है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन सा न्याय दोस्तों? प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों यहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो आर्थिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में भी मिलता है दोस्तों और आर्थिक न्याय का जो उल्लेख है वो नीति निर्देशक तत्वों में भी देखने को मिलता है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 39 में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान और अनुच्छेद 39A में कहा गया है दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। सभी नागरिकों को समान न्याय प्रदान किया जाएगा और न्याय की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान की जाएगी, यानी कि कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोगों को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों आर्थिक न्याय जो है वो नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना में दोनों जगह देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 व 3 दोनों।
क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर सही आंसर 1 व 3 दोनों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक भाग में या किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के प्राथक्य का प्रावधान है? दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका के प्राथक्य का जो प्रावधान है वो निम्नोक्त भागों में से किस भाग में है? प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में या 7वीं अनुसूची में? बताइए दोस्तों, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की जो बात कही गई है वो किस भाग में कही गई है? तो भाई नीति निर्देशक तत्वों में कही गई है और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कही गई है। किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 50 में कही गई है। और दोस्तों अनुच्छेद 50 में इसका स्पष्ट उल्लेख हमें देखने को मिलता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का कार्य प्रत्येक राज्य की सरकार करेगी। यहां राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार अपने राज्य में न्यायपालिका को कार्यपालिका के दबाव से पूर्णतः मुक्त रखा जाएगा और न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 10वां क्वेश्चन हमारे सामने। मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य लोक कल्याण की संकल्पना जो है वो किस भाग में सम्मिलित की गई है दोस्तों? तो वो की गई है नीति निर्देशक तत्व में, क्योंकि दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को लोक कल्याणकारी प्रावधान माना गया है और संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 38 में। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य अपने राज्य में नीति निर्देशक तत्वों को आधार मानकर कुछ विधियों का निर्माण करे जिससे जनता का कल्याण हो सके, क्योंकि इन्हें लोक कल्याणकारी प्रावधान माना गया है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य अपने राज्य में इस प्रकार से नीतियों का निर्माण करे जिससे 14 वर्ष आयु तक के बालकों को प्राथमिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 14 वर्ष। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बालक हैं, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बालक हैं, इन्हें प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य देने की बात यहां पर कही गई है। किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 45 में। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर आइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 38 में देखने को मिलती है। अनुच्छेद 38 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सरकार अपने राज्य में लोगों के कल्याण के लिए जो भी कानून बनाती है तो वो नीति निर्देशक तत्वों को आधार मानकर बनाए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को लोक कल्याणकारी प्रावधान माना गया है और इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में। किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 38 में। यह रहा दोस्तों अगला प्रश्न। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो दोस्तों यह देखने को मिलता है अनुच्छेद 39A में। दोस्तों अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि राज्य अपने राज्य में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा। राज्य अपने राज्य में इस प्रकार से नीतियों का निर्माण करे जिससे राज्य के सभी नागरिकों को समान न्याय प्रदान हो सके और निःशुल्क कानूनी सहायता भी उन्हें प्रदान जो है उपलब्ध करवानी चाहिए। दोस्तों कोई व्यक्ति अगर अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण न्याय लेने की प्रक्रिया में या कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह जाता है, या किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा सही नहीं है या कमजोर है और वो न्याय की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, तो ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा दोस्तों निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। बात करें अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 39 में कहा गया दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। राज्य अपने राज्य में इस प्रकार से नीतियों का निर्माण करे जिससे समान कार्य करने वाले दो व्यक्तियों को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या किसी भी आयु वर्ग के से संबंधित वो व्यक्ति हो, तो दोस्तों समान कार्य करने वाले व्यक्तियों को वेतन भी समान मिलना चाहिए। इसका विवेचन किया गया दोस्तों अनुच्छेद 39 में। और अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन करने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 44 में दोस्तों समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता
को लागू करने का राज्य सरकार से आग्रह किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। एक समान सिविल संहिता या समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 44 में यह वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार अपने राज्य में इस प्रकार से नीतियों का निर्माण करे जिससे राज्य के सभी नागरिकों को एक समान सिविल संहिता के अंतर्गत रखा जा सके, या ऐसी नीतियों का निर्माण करे जिससे राज्य के सभी नागरिकों को एक जैसी नीतियों का सामना करना पड़े, यानी कि किसी भी प्रकार से उनके लिए अलग अलग विधियां या नीतियां नहीं होनी चाहिए। एक समान नागरिक संहिता या एक समान सिविल संहिता को लागू करने की जो बात कही गई है ये अनुच्छेद 44 में कही गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 50 में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने राज्य में न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रखेगी, अर्थात न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने की जो बात कही गई है इसका वर्णन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से किस अनुच्छेद का संबंध है? तो दोस्तों ये सीधे सीधे संबंध है अनुच्छेद 51 से। कौन से अनुच्छेद से दोस्तों? अनुच्छेद 51 से। दोस्तों बात करें अनुच्छेद 52 तो नीति निर्देशक तत्वों में है ही नहीं, ये तो राष्ट्रपति पे चला गया। राष्ट्रपति के पद के प्रावधान अनुच्छेद 52 में देखने को मिलते हैं। और अनुच्छेद 54 की हम बात करें तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देखने को मिलता है, या निर्वाचक मंडल के प्रावधान किए गए। तो दोस्तों ये दोनों आंसर तो आपके हो जाएंगे गलत। अब बात करें हम अनुच्छेद 48 की, तो अनुच्छेद 48 में कृषि उपज और पशुधन को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है। और अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि कोई भी राज्य इस प्रकार से नीतियों का निर्माण नहीं करेगा जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो, और भारत का प्रत्येक राज्य भारत की विदेश नीति में सहयोग करेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 51। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 46 के अंतर्गत किस वर्ग को शिक्षा संबंधी आर्थिक सहायता या शिक्षा संबंधी सहायता के संवर्धन से है? दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 46 के अंतर्गत किस वर्ग को शिक्षा संबंधी सहायता के संवर्धन से है? दोस्तों ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको शिक्षा के लिए सहायता देने की बात कही गई है? सामान्य वर्ग को, सबल वर्ग को, सभी वर्गों को, या दुर्लभ वर्गों को? तो दोस्तों यहां पर दुर्लभ वर्गों को आर्थिक सहायता, शिक्षार्थ आर्थिक सहायता का वर्णन किया गया है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 46 के अंतर्गत किस वर्ग को, वर्ग के बारे में पूछा गया है, किस वर्ग को शिक्षा संबंधी सहायता यानी शिक्षा के संबंध में सहायता के लिए बात कही गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत किस वर्ग को शिक्षा संबंधी सहायता के संवर्धन से है, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको शिक्षा के लिए दोस्तों अलग से प्रावधान किया गया है या शिक्षा संबंधी सहायता देने की बात कही गई है? तो सामान्य वर्ग को नहीं कही गई है दोस्तों, सबल वर्गों को भी नहीं कही गई है, और सभी वर्गों के लिए भी नहीं है। यह है दुर्लभ वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, और जो भी दुर्लभ वर्ग हैं दोस्तों, जो पिछड़े हुए हैं या जो दुर्लभ वर्ग हैं, इनको दोस्तों शिक्षार्थ आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। बढ़े दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक चेक है जिसकी अदायगी बैंकों की सुविधा अनुसार होगी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करेगा। यह कथन किसका है दोस्तों? हमें यह देखना है कि यह कथन किसका है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसकी अदायगी बैंकों की सुविधा अनुसार होगी। यह कथन कहा था दोस्तों के टी शाह ने। किसने कहा था? के टी शाह ने कहा था।
दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये सलाहकारी प्रावधान माने गए हैं, बाध्यकारी प्रावधान नहीं माने गए हैं। तो राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि राज्य सरकार अपने राज्य में नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए बिंदुओं को आधार मानते हुए अपने राज्य में नीतियों का निर्माण करे। और इसीलिए दोस्तों के.टी. शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों को तो हमने संविधान में सम्मिलित किया, लेकिन इन्हें हमने सलाहकारी प्रावधानों के रूप में सम्मिलित किया है, बाध्यकारी प्रावधानों के रूप में सम्मिलित नहीं किया है। अर्थात राज्य की सरकार अपनी इच्छा अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार इन प्रावधानों को लागू करेगी। अर्थात नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार या अपनी सुविधा अनुसार अदा करेगी। किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था के.टी. शाह ने। किसने? के.टी. शाह ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व राज्य की आत्मा है। नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा है? दोस्तों ये कथन किसका है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य की आत्मा है? तो दोस्तों ये कहा था ग्रीनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ऑस्टिन, ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व राज्य की आत्मा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। दोस्तों इन्हें सुमेलित करना है हमें। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है दोस्तों? तो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात कही गई है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा सही। और अ बराबर 4 सुमेलित हो रहा है दोस्तों। अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन, तो ब किससे सुमेलित हो रहा है? ऑप्शन नंबर 3 से। और अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात कही गई है, ऑप्शन नंबर स जो है ये ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है दोस्तों। और अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो दोस्तों ए बराबर 4, ए में 4 कहां पर आ रहा है? तो ए में 4 यहां पर आ रहा है। और बी में क्या आ रहा है दोस्तों? तो बी में आ रहा है 3, तो बी में 3 ये भी सुमेलित हो रहा है। सी यहाँ स दोस्तों, तो स में क्या आ रहा है? स में आ रहा है 2, ये सुमेलित हो रहा है। और अगर बात करें हम डी अनुच्छेद 45 की, तो ये सुमेलित हो रहा है 1 से। तो दोस्तों इस कूट के अनुसार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है, या नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में देखने को मिलता है? दोस्तों भाग 3 की हम बात करें तो यहां पर मूल अधिकार है। मूल अधिकार किस भाग में दोस्तों? भाग 3 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 5 में दोस्तों भारत संघ के शासन का वर्णन किया गया है, भारत संघ का शासन। और भाग 6 की बात करें दोस्तों, यहां पर राज्यों का शासन देखने को मिलता है, राज्यों का शासन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो भाग 4 में उल्लेखित हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये आ चुका है हमारे सामने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निम्नलिखित में से किन किन के लिए निर्देश करते हैं? तो दोस्तों लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, या कार्यपालिका से न्यायपालिका, नगर पालिका हो रखा है दोस्तों, यहां पर इसको न्यायपालिका करना है हमें, न्यायपालिका से अलग रखना, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना, या लोक स्वास्थ्य का संवर्धन करना। तो दोस्तों इसका उल्लेख भी संविधान में देखने को मिलता है, लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। यह उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में, आर्टिकल 38 में। और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, दोस्तों इसका स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किया गया है। और दोस्तों लोक स्वास्थ्य तथा संवर्धन करना, लोक स्वास्थ्य का संवर्धन करना, दोस्तों इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में किया गया है। दोस्तों राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य अपने राज्य में
जन स्वास्थ्य सुधार संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन करे। राज्य जो सरकार है, राज्य सरकार अपने राज्य के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार संबंधी योजनाओं को लागू करे। इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 47 में किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर तीनों सही है। तो देखते हैं दोस्तों, दिए गए कूट में इसे सुमेलित करते हैं। 1 और 2, भाई 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। राज्य के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के रूप में व्यक्त नहीं है? दोस्तों राज्य के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नहीं दोस्तों, यहां पर इसे हम भारत करेंगे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में व्यक्त नहीं है? अर्थात दोस्तों दिए गए बिंदुओं में से कौन सा एक मूल अधिकार आपका नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यह पूछा गया है दोस्तों। यहां पर कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायतों का जो गठन है इसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में देखने को मिलता है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता दोस्तों अनुच्छेद 44, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का जो अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है यह मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 30 में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो क्या है आपका मूल अधिकार है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। बाकी ये जो 3 थे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 50, ये तीनों क्या है दोस्तों? आपके नीति है और ये है आपका एक मूल अधिकार। क्या है दोस्तों? ये मूल अधिकार। और मूल अधिकारों के अंतर्गत दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि जो भी शिक्षण संस्थान है यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं ये अपने धर्म की धार्मिक शिक्षा देने के लिए अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और इनका स्वतंत्र रूप से प्रबंधन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? हमारा एक मूल अधिकार है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ये तीनों नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, लेकिन ये आपका नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 40 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार, ये सही है दोस्तों। अनुच्छेद 44 में सामान्य सिविल संहिता और अनुच्छेद 48 में दोस्तों कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अ बराबर 1, ब बराबर 2, स बराबर 3 और द बराबर 4। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी इसका एक उद्देश्य है। सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं है। दोस्तों भारत का जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत जो एक सेक्युलर राष्ट्र है या धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो भारत को एक धार्मिक राज्य की स्थापना करने का अधिकार देता है या इसका उल्लेख करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना भी नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। ये तीनों तो उद्देश्य हैं दोस्तों, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समान न्याय के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में या आर्थिक अधिकारों में?
दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। कहां पर? तो दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में किया गया है और अनुच्छेद 39 दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख देखने को मिलता है। तो दोस्तों यह भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 51 में देखने को मिलता है। भारत के संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख। दोस्तों भारत का प्रत्येक राज्य भारत की विदेश नीति में सहयोग करेगा और ऐसी कोई नीति या विधि का निर्माण नहीं करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो। और दोस्तों इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 51 में किया गया है। और अनुच्छेद 51 को कहां पर सम्मिलित किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों कौन सा प्रावधान है जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? भाई जन स्वास्थ्य की बात कही गई है अनुच्छेद 47 में, काम का अधिकार दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 41 में, और समान कार्य हेतु समान वेतन इसकी बात कही गई है दोस्तों आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 में। और सूचना का जो अधिकार है दोस्तों यह नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न दोस्तों आ चुका है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या विधि के समक्ष समानता। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? दोस्तों पूछा गया है उपरोक्त चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है ये हमें देखना है। तो दोस्तों समान सिविल संहिता की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 के भाग 1 में दी गई है मूल अधिकारों के अंतर्गत। और धर्म की जो स्वतंत्रता है दोस्तों ये अनुच्छेद 25 में, मुख्य रूप से अनुच्छेद 25 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है, यानी कि ये भी क्या है? एक मौलिक अधिकार है। और विधि के समक्ष समानता, दोस्तों समानता के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों तो आपके क्या हैं? मूल अधिकार हैं। क्या है दोस्तों? मूल अधिकार हैं। और यहां पर पूछा क्या गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है? तो अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और समान नागरिक संहिता यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। दोस्तों जन स्वास्थ्य, फैक्ट्रियों व कारखानों में बाल श्रम निषेध, बेगार या बलात् श्रम निषेध या अस्पृश्यता का निषेध। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के विषयों की पहचान कीजिए। तो भाई ये तो नीति निर्देशक तत्व है और यहाँ पर यानी कि जो जन स्वास्थ्य है इसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 में किया गया है दोस्तों। और फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम का निषेध जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 24 में देखने को मिलता है मूल अधिकारों के अंतर्गत। बेगार या बलात् श्रम जो है दोस्तों, बेगार या बलात् श्रम निषेध, बलपूर्वक करवाया जाने वाला श्रम, इसका उल्लेख दोस्तों देखने को मिलता है अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार में। और अस्पृश्यता निषेध, दोस्तों अस्पृश्यता निषेध, अस्पृश्यता का जो अंत किया गया है ये किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये हो जाएंगे हमारे मूल अधिकार। क्या हो जाएंगे दोस्तों? मूल अधिकार। और यहां पर बात किसकी कही गई है? जन स्वास्थ्य नीति निर्देशक तत्वों की। और यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषयों की पहचान कीजिए। तो ये विषय जो है ये नीति निर्देशक तत्वों का विषय है और ये तीनों जो विषय हैं ये मूल अधिकारों के विषय हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह एक समान सिविल संहिता बनाए जो सभी पर लागू हो। और ऑप्शन नंबर 2 देखिए दोस्तों, दूसरा जो बिंदु दिया गया है, समान सिविल संहिता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं।
दोस्तों दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है देखना है हमें। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहा गया है, राज्य के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह एक समान सिविल संहिता को बनाए जो सभी पर लागू। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के लिए सलाहकारी प्रावधान है, बाध्यकारी नहीं है, तो यह अनिवार्य नहीं होगा। राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि राज्य सरकार अपने राज्य में समान सिविल संहिता को लागू करे। तो दोस्तों यह अनिवार्य नहीं है कि राज्य सरकार को इसके आधार पर कानून बनाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा हो जाएगा गलत। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। समान सिविल संहिता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं। दोस्तों समान सिविल संहिता नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में रखी गई है और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि भाग 3 में उल्लेखित है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा गलत, यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ना देखो केवल एक, ये भी सही नहीं है, 2 भी सही नहीं है और 1 और 2 दोनों भी सही नहीं है। तो दोस्तों ना ही 1 सही है और ना ही ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, ना ही 1 और ना ही 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निम्न में से किसका आदेश देते हैं, लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक समानता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण या सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। तो दोस्तों लोगों के कल्याण के लिए भी आदेश दिया गया है कि राज्य सरकार अपने राज्य में लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक समानता को सुनिश्चित करे। ये यहाँ पर दोस्तों सलाह दी गई है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करने की भी बात यहाँ पर कही गई है नीति निर्देशक तत्वों में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य या जन स्वास्थ्य सुधार संबंधी योजनाओं को लागू करने का भी राज्य सरकार से आग्रह किया गया है। तो दोस्तों जो लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने की बात कही गई है, ये कही गई है अनुच्छेद 38 में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने की बात अनुच्छेद 50 में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने की बात जो कही गई है ये कही गई है अनुच्छेद 47 में। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 व 3, 1, 2 व 3 तीनों। यहाँ पर तीनों आंसर सही है दोस्तों, यहाँ तीनों जो बिंदु दिए गए हैं तीनों बिंदु सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है। दोस्तों कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है या कौन कौन से इसमें से नीति निर्देशक तत्व हैं, तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, दोस्तों इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में देखने को मिलता है, यानी कि ये आपका एक नीति निर्देशक तत्व है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करने की जो बात कही गई है दोस्तों, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कही गई है, यानी कि ये भी आपका एक नीति निर्देशक तत्व है। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की जो बात कही गई है दोस्तों, ये अनुच्छेद 49 में कही गई है, अर्थात ये भी आपका एक नीति निर्देशक तत्व है। दोस्तों दिए गए कूट के आधार पर यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय के द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं करवाया जा सकता। दोस्तों कथन ए कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं इन्हें किसी न्यायालय के द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं करवाया जा सकता। हाँ भाई नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये वाद योग्य नहीं है, ये सलाहकारी प्रावधान है, बाध्यकारी नहीं है। और यदि कोई राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए बिंदुओं के आधार पर कानून नहीं बनाती है तो न्यायपालिका राज्य सरकार पर दबाव नहीं बनाएगी और ना ही न्यायपालिका इन्हें लागू कर सकती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल कथन ए बिल्कुल सही है। कथन आर देखते हैं क्या दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के प्रशासन के आधार हैं। हाँ भाई ये आधार हैं, ये भी सही है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं देश के प्रशासन का, इन्हें आधार माना गया है, बेस माना गया है दोस्तों। इसके साथ ये कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है यदि राज्य सरकार इनके आधार पर कानून बनाएगी या नीतियों का निर्माण करेगी तो इससे देश में एक जैसा जो प्रशासन है वो स्थापित किया जा सकता है। तो देश के प्रशासन का इन्हें आधार माना गया है। तो ऑप्शन तो दोनों आपके सही हैं दोस्तों, लेकिन यहां पर कहा गया है कि ये देश के प्रशासन के आधार हैं और इन्हें लागू करने के लिए बल नहीं दिया जा सकता। यानी कि कथन दोनों सही हैं, लेकिन कथन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों सही व्याख्या कब होती, जब यहां पर कहा जाता कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, तो इसकी सही व्याख्या हो जाती। यहां पर कहा गया देश के प्रशासन का आधार है, तो सही व्याख्या नहीं है। अब देखते हैं ए तथा आर दोनों,
ए तथा आर दोनों सत्य हैं, तो दोनों सत्य हैं भाई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, नहीं है भाई, सही व्याख्या नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों में निहित है दोस्तों? अपराध हेतु दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो दोस्तों ये नहीं है, ये एक आपका मूल अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी आपका एक मूल अधिकार है। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, ये आपका एक नीति निर्देशक तत्व है। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, दोस्तों ये भी आपका एक मूल अधिकार है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है? कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्व है। और उपरोक्त ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4 ये तीनों क्या हैं दोस्तों? आपके मूल अधिकार हैं, जबकि ये क्या है? आपका एक नीति निर्देशक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है? तो दोस्तों कौन सा एक ऐसा तथ्य है इसमें जो नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है? प्रत्येक राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। भारत का प्रत्येक राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। भाई करेगा, ये बात कही गई है। राज्य किसी नागरिक को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। तो दोस्तों विधि या कानून के समक्ष जो समानता की बात कही गई है, विधि या कानून के समक्ष समानता, इसका वर्णन दोस्तों मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में किया गया है। और राज्य किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्मस्थान, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों इसका वर्णन अनुच्छेद 15 में देखने को मिलता है। और अस्पृश्यता का अंत दोस्तों ये अनुच्छेद 17 में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों ये तो हैं आपके मौलिक अधिकार। और ये जो है प्रत्येक राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए प्रयास करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 क दोस्तों ये है आपका एक नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़े दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? दोस्तों भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों हमने देखा है अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान, यानी कि भारत का प्रत्येक राज्य जो है वो भारत की विदेश नीति में सहयोग करेगा। और कोई सा भी राज्य, भारत का कोई सा भी राज्य ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ साथ कहा गया है कि भारत का प्रत्येक राज्य भारत की विदेश नीति में सहयोग करेगा। भारत का प्रत्येक राज्य भारत की विदेश नीति में सहयोग करेगा, अर्थात अनुच्छेद 51 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत भी कहा गया है? दोस्तों निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसको गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये गांधीवादी सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था अगर हमें देश का विकास करना है या हम देश का विकास चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमें सबसे निम्न स्तर पर करनी होगी। हमें शुरुआत करनी होगी गांवों से। अगर गांवों का विकास होता है तो शहरों का विकास होगा, शहरों का विकास होगा तो राज्य का, और राज्य का होता है तो देश का विकास संभव है। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों के गठन की जो बात है इस पर अपना विचार व्यक्त किया था। तो दोस्तों ग्राम पंचायतों का जो गठन है इसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो निर्देशक तत्वों का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसे गांधीवादी सिद्धांत या गांधीवादी अनुच्छेद कहा जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? ग्राम पंचायतों के गठन का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मूल अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए, पूर्वोक्त यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये केंद्र सरकार के लिए हैं, और उत्तरोक्त यानी कि मूल अधिकार ये राज्यों के लिए है। तो नहीं भाई, नीति निर्देशक तत्व तो राज्य सरकार को सलाह देने के लिए बनाए गए हैं, और जो मूल अधिकार हैं ये भारत के सभी राज्यों में लागू होते हैं और सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। यानी कि मूल अधिकार भारत के, संपूर्ण भारत के सभी राज्यों के सभी नागरिकों को प्रदान किए गए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा गलत हो जाएगा।
पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है। पूर्वोक्त यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं जो संविधान का अंश नहीं है, जबकि उत्तरोक्त यानी कि मूल अधिकार जो है ये है, यानी कि क्या है, ये जो उत्तरोक्त हैं ये संविधान का अंश है, जबकि पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है। दोस्तों ये आईएएस एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, पूर्वोक्त अर्थात नीति निर्देशक तत्व संविधान का अंश नहीं है, और उत्तरोक्त यानी कि जो मूल अधिकार हैं ये संविधान का अंश है। नहीं भाई, तो यहाँ पर संविधान का अंश तो मूल अधिकार भी हैं और नीति निर्देशक तत्व भी हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। निर्देशक तत्व जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। तो दोस्तों सही बात है, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा गया है कि मूल अधिकार जो मूल अधिकार हैं ये प्रवर्तनीय हैं और नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय यानी कि ये वाद योग्य प्रावधान नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को सलाहकारी प्रावधान माना गया है, बाध्यकारी प्रावधान नहीं माना गया है। राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार अपने राज्य में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिए गए जो तत्व हैं इनके आधार पर नीतियों का निर्माण करे। तो दोस्तों ये एक सलाह है, ये एक परामर्श है। राज्य सरकार यहाँ पर इन तत्वों के आधार पर नीतियों का निर्माण करने के लिए बाध्य नहीं होगा और इन्हें न्यायालय के द्वारा भी प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। दोस्तों मूल अधिकारों को लागू करने के पीछे कानूनी शक्ति है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है? तो भैया बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र राज्य है गोवा, जिस राज्य में अनुच्छेद 44 को लागू किया गया है या समान सिविल संहिता को लागू किया गया है। दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हमने बात की है इन 40 क्वेश्चनों पर। दोस्तों कल फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा इसी प्रकार से भारतीय संविधान का एक नया भाग लेकर, एक नए भाग से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और दोस्तों आपके द्वारा किए गए लाइक शेयर और कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। और आप हमारे इस वीडियोस को इस प्रकार से, जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं तो दोस्तों इससे हमें भी उत्साह मिलता है और हम आपके लिए इसी प्रकार से और ज्यादा वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार सहयोग बनाए रखिएगा अपना।